Good morning, students. Today we will study about the chapter number 3, synthetic fiber and plastic. Okay. So आज हम आपका न्यू चैप्टर पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 3, सिंथेटिक फाइबर, है ना। तो ये चैप्टर दो पार्ट में डिवाइड है, फर्स्ट सिंथेटिक फाइबर एंड सेकेंड पार्ट इज प्लास्टिक. सो टुडे वी विल जस्ट अंडरस्टैंड द वर्ड fiber, synthetic fiber. So firstly, what is a fiber? You have already read in last classes the word fiber. Fiber means एक ऐसी small structure जिसे आपस में ट्विस्टिंग करके, स्पून करके थ्रेड बनाया जाता है और उसी थ्रेड की हेल्प से हमने क्लोथ बनाने सीखे. ठीक है. और अपने फाइबर की हिस्ट्री पढ़ी होगी तो सबसे पहले जब अर्ली मैन होते थे उन्हें अपने क्लोथ पहनने का नॉलेज नहीं था. धीरे धीरे जब वो खेती यानी कि एग्रीकल्चर फील्ड में आए, उन्होंने फसलों को उगाना सीखा, तब उन्होंने कुछ ऐसे फाइबर क्रॉप को उगाया जिसकी हेल्प से उन्हें समझ में आया कि इस फाइबर को हम स्पून करके उसका यार्न बना सकते हैं और यार्न बनाकर उसका कपड़ा बना सकते हैं. ठीक है. यानी कि कॉटन प्लांट के बारे में आपने सुना होगा. कॉटन प्लांट क्या होता है, जिसके अंदर छोटी छोटी इस तरह से बॉल्स होती है कॉटन की. जब वो प्रॉपर ग्रो हो जाता है और उस कॉटन बॉल से हम लोग कॉटन फाइबर लेते हैं. ठीक है. वैसे ही एग्जाम्पल हम लेते हैं कि जब अर्ली मैन बहुत विंटर में बहुत ज़्यादा कोल्ड फील करता था तो उस समय वो क्या करते थे, वो एनिमल की स्किन को अपने बॉडी पर कवर अप कर देते थे. ठीक है. और कवर अप करने से उनकी बॉडी प्रोटेक्ट हो जाती थी कोल्ड कंडीशन में, विंटर सीजन में. ठीक है. तो इस तरीके से धीरे धीरे पहले स्किन पहनना सीखा उन्होंने एनिमल की. फिर वो जब एग्रीकल्चर फील्ड में आए तो उन्होंने खेती करना सीखा. खेती करने से उन्होंने कुछ फाइबर क्रॉप ग्रो की, जैसे कि कॉटन प्लांट्स और जूट. ठीक है. और ये फाइबर क्रॉप से उन्होंने धीरे धीरे छोटे छोटे फाइबर लेकर स्पून बनाया. तो फाइबर टर्म आप बहुत अच्छे से समझ चुके हो. इसके अलावा भी अगर आप फाइबर को समझना चाहते हो तो आप घर पर किसी भी एक क्लॉथ की कटिंग करें, छोटा सा क्लॉथ पीस ले, उस क्लॉथ पीस के स्ट्रक्चर को ब्रेक करने की कोशिश करें तो आप देखोगे उसमें से बहुत छोटे छोटे थ्रेड निकलते हैं. ठीक है. अब उस एक थ्रेड को लेकर आप उसे और खोलने की कोशिश करें, उसको और ब्रेक करने की कोशिश करें. तो जब आप उस थ्रेड की स्ट्रक्चर को थोड़ा सा खोलने की कोशिश करते हो तो आपको छोटे छोटे रेशे जैसी स्ट्रक्चर नजर आती है जिसे हम कहते हैं फाइबर. ठीक है. यानी कि इन शॉर्टली फाइबर वो चीज़ है जिसके थ्रू हम किसी भी स्ट्रक्चर को यानी कि फैब्रिक, कपड़ा, क्लोथ को बना सकते हो. ठीक है. यानी कि फैब्रिक की बेसिक यूनिट कहलाती है फाइबर. नाउ आपकी बुक में फाइबर के टाइप्स में सिर्फ सिंथेटिक टाइप को बहुत अच्छे से डिस्कस किया है, बट हम लोग पहले नेचुरल और फिर सिंथेटिक फाइबर पढ़ेंगे. तो फाइबर जनरली दो टाइप के होते हैं. ठीक है. वैसे तो हम तीन टाइप एज्यूम कर लेते हैं क्योंकि सिंथेटिक फाइबर पहले बोल सकते हैं नेचुरल फाइबर हो जाएगा, दूसरा सिंथेटिक फाइबर होगा और तीसरा है मिक्स्ड फाइबर होगा. ठीक है. तो मिक्स्ड फाइबर को हम काउंट थर्ड में इसलिए नहीं ले रहे क्योंकि मिक्स्ड फाइबर किससे मिलकर बना है, नेचुरल फाइबर और सिंथेटिक फाइबर से. इन दोनों का मिक्सअप कहलाता है मिक्स फाइबर. तो यहाँ पर हम पहले डिस्कस करते हैं नेचुरल फाइबर क्या होते हैं, जो हमें नेचर से मिलते हैं यानी कि प्लांट से या फिर एनिमल से. तो प्लांट से मिलने वाले कौन कौन से होते हैं, जूट, हेम्प, कोयर और उसके अलावा कॉटन प्लांट. ये सारे प्लांट से हमें जो फाइबर्स मिलते हैं इसका हम यार्न, थ्रेड बनाकर फैब्रिक बना सकते हैं. ठीक है. उसके अलावा होता है सेकंड टाइप होता है प्लांट फाइबर. ठीक है. नेचुरल के दो टाइप है, प्लांट और एनिमल. प्लांट हम समझ चुके, अब एनिमल फाइबर की बारी. एनिमल फाइबर में क्या होता है, जो हमें एनिमल से मिलता है. यानी कि जैसे कि शिप, अपने शिप के ऊपर देखा होगा ना, फ्लीस यानी कि बहुत गफी सा हेयर्स होते हैं उसके, जो फ्लीस कहलाते हैं. उसके हेयर्स को कट करते हैं जिसे हम वूल कहते हैं और वूल से हम वुलन थ्रेड बनाते हैं और उस थ्रेड से वुलन क्लॉथ बनाते हैं. ठीक है. उसी तरह आपने देखा होगा कुछ कोल्ड रीजन या कोल्ड कंट्रीज में रहने वाले कुछ एनिमल्स हैं जिनकी स्किन में काफ़ी लॉन्ग हेयर होते हैं, काफ़ी फ्लीस बहुत अच्छा होता है उनका, गफी होते हैं बहुत, जैसे कि एंगोरा रैबिट, कैशमेर गोट एंड एंगोरा गॉट, अल्पासा. ठीक है. जो साउथ अमेरिका की ब्रीड होती है. तो इस तरह के कुछ एनिमल्स है जिससे हमें फाइबर मिलता है ना. जनरली तो हम शीप से ही ले लेते हैं वुलन क्लॉथ बनाने के लिए वूल. ठीक है. तो ये सारे एग्जाम्पल थे आपके नेचुरल फाइबर के.
जिनसे डायरेक्टली हम किसी प्लांट या एनिमल से फाइबर ले लेते हैं और उसका इंडस्ट्री में यार्न या थ्रेड बन जाता है, उसका फैब्रिक बनता है। नाउ अब हम डिस्कस करते हैं सिंथेटिक फाइबर। ठीक है, सिंथेटिक फाइबर क्या होता है? जिसे ह्यूमन बीइंग द्वारा बनाया जाता है। अब ह्यूमन बीइंग इतने छोटे छोटे फाइबर के स्ट्रक्चर कैसे बना सकता है? तो ह्यूमन बीइंग ने जब इसकी स्टार्टिंग की थी तो उन्होंने कुछ केमिकल का यूज किया था और केमिकल की हेल्प से उन्होंने छोटे छोटे फाइबर्स बनाने सीखे। इन केमिकल के फॉर्म में पेट्रोलियम, जो आप जानते हो क्रूड ऑयल है, जो हमें अर्थ से मिलता है, जिसका हम डिस्टिलेशन करके पेट्रोल, डीजल, नैफ्थलीन ये सारा प्रोडक्ट अलग कर लेते हैं। तो इस तरीके से पेट्रोलियम से बने हुए कुछ रिमेनिंग सब्सटेंस होते हैं, उसका यूज हम फाइबर बनाने में करते हैं। इसलिए इन फाइबर या फिर इन केमिकल जिनसे फाइबर बनता है, इसे हम पेट्रोकेमिकल भी कहते हैं। यानी कि ऐसे केमिकल्स जिनसे हम फाइबर बनाते हैं वो किसी पेट्रोलियम प्रोडक्ट के या क्रूड ऑयल के किसी लेफ्ट आउट प्रोडक्ट होते हैं, जिसे हम पेट्रोकेमिकल कहते हैं। ठीक है, और उसके साथ साथ कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे रेयॉन, नाइलॉन, ठीक है, टेरिलिन है, ठीक, एक्रिलिक है, ये सारे एग्जाम्पल है जिन्हें हमने बनाया है, ह्यूमन बीइंग ने बनाया है विद द हेल्प ऑफ केमिकल। ठीक है, पर इससे पहले हमने ये आइडिया कैसे लिया होगा? सोचो आप कि हमने फाइबर बनाना कैसे सीखा। तो पहले हमने फाइबर का नेचर जाना कि एक्चुअल फाइबर की इंटरनल प्रॉपर्टी क्या होती है, फाइबर की इंटरनल स्ट्रक्चर क्या होती है। ठीक है, तो जब हमने इसकी स्ट्रक्चर को ध्यान से देखा तो हमें पता चला कि फाइबर जो होता है वो बहुत सारी छोटी छोटी सेम यूनिट को मिलाकर बनाया जाता है। ठीक है, जिन्हें हम मोनोमर्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप एक नेकलेस लीजिए जिसमें बहुत सारे मोती होते हैं, है ना, व्हाइट मोती वाला एक नेकलेस ले लीजिए। आप देखोगे सारे मोती नेकलेस में सेम साइज के और सभी का अपीयरेंस सेम है और सभी की प्रॉपर्टी सेम है, सारे मोती है, यानी कि सब सेम कैटेगरी के। अब वो सारे मोती से बना हुआ जो एक नेकलेस है वो आपकी फाइबर की स्ट्रक्चर कहलाता है। मतलब आप नेचुरल फाइबर का नेचर देखने जाओगे तो आपको पता चलेगा कि वो क्या है, एक पॉलीमर की चेन है, जिसे एक नेकलेस जैसी स्ट्रक्चर इंटरनली होती है। अब उस नेकलेस जैसी स्ट्रक्चर यानी कि हर नेकलेस एक मोती से मिलकर बना है, एक बीड से मिलकर बना है। ठीक है, यानी कि हर एक बीड क्या कहलाएगा, मोनोमर, और पूरी नेकलेस की स्ट्रक्चर कहलाती है पॉलीमर। सेम ऐसा फाइबर में होता है। फाइबर खुद भी एक बहुत छोटी छोटी सेम टाइप के स्ट्रक्चर को कंबाइन करने पर बनाया जाता है। ठीक है, इसीलिए वो छोटी छोटी स्ट्रक्चर कहलाती है मोनोमर, और फाइबर जिससे मिलकर बना है वो छोटी छोटी मोनोमर्स मिलकर एक चेन स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसे हम कहते हैं पॉलीमर। ठीक है, आप अपनी बुक में देख सकते हो, एक एग्जाम्पल बताया कि आप कुछ यहाँ पर 10 to 12 पिन्स लेकर, है ना, पेपर पिन्स लेकर उसे आपस में कनेक्ट कीजिए। तो जब आप वो छोटे छोटे फाइबर के स्ट्रक्चर को देखोगे तो वो सेम इस तरह की स्ट्रक्चर आपको नजर आती है। स्ट्रक्चर मतलब चेन जैसी स्ट्रक्चर जिसमें हर एक छोटे छोटे मोनोमर्स होते हैं वो सेम टाइप के होते हैं। तो सिंथेटिक फाइबर से एक नया टर्म आपके सामने आया है, पॉलीमर। तो पॉलीमर क्या होता है? एक लार्ज यूनिट होती है, एक चेन स्ट्रक्चर होती है जो कई सारी सेम यूनिट, जिसे हम क्या कहते हैं, मोनोमर, उससे मिलकर बनाई जाती है। ठीक है, और पॉलीमर का मतलब क्या होता है? पॉली मीन्स मैनी, बहुत सारे, और मर्स का मतलब होता है रिपीटिंग यूनिट। यानी जब एक जैसी चीज है ना, जिनके सभी के नेचर सेम है, वही सारी सेम चीजों को कंबाइन करके एक चेन स्ट्रक्चर बनाई जाती है, तो वो कहलाता है पॉलीमर। यानी रिपीटिंग यूनिट, सेम थिंग अगर बार बार रिपीट हो जाए तो वो कहलाता है पॉलीमर। ठीक है, और ऐसा हर फाइबर के स्ट्रक्चर में होता है। फाइबर समझ लो ना आप, जब आप थ्रेड को खोलोगे तो थ्रेड के अंदर आने वाले छोटे छोटे बेसिक यूनिट जिससे थ्रेड मिलकर बना है और जिससे फिर फैब्रिक बनता है। तो उस फाइबर जो है उसकी इंटरनल स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं, वो कैसे बना होता है, कई सारी सेम यूनिट से मिलकर बना होता है। ठीक है, अब यहाँ पर हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि नाइलॉन की बात करें तो नाइलॉन एक्चुअल क्या है, सिंथेटिक फाइबर है। तो उस नाइलॉन का जो केमिकल होगा, ठीक है, जिसका नाम है अमाइड। ठीक है, अब नाइलॉन किससे बना है? अमाइड मॉलिक्यूल से। नाइलॉन की जब स्ट्रक्चर देखेंगे तो कई सारे अमाइड मॉलिक्यूल जो सेम है, सभी की सेम प्रॉपर्टी, सभी अमाइड है, तो सभी अमाइड मॉलिक्यूल आपस में जुड़े होंगे और एक चेन स्ट्रक्चर में नाइलॉन का फाइबर बनाते हैं, और फिर उस नाइलॉन के फाइबर से नाइलॉन का थ्रेड या यार्न बनता है। ठीक है, जैसे कि कॉटन है। अब कॉटन तो नेचुरल फाइबर है
है ना। तो कॉटन के अंदर ऐसा कैसे हो सकता है? तो कॉटन के अंदर जो प्लांट जो न्यूट्रिएंट्स रहते हैं ना, उसमें से प्लांट अपने सेल्यूलोज बनाते हैं, ठीक है। तो कॉटन की स्ट्रक्चर जब हम देखेंगे, कॉटन फाइबर यानी कि रुई, आपके घर में आपने रुई देखी होगी ना, उसकी इंटरनल स्ट्रक्चर अगर हम देखेंगे तो हमें क्या पता चलेगा कि वो जो कॉटन फाइबर है वो भी एक चेन पैटर्न में बना है, और वो किसकी चेन है? सेल्यूलोज की। किसकी चेन से मिलकर बना है? सेल्यूलोज की। बहुत सारे सेल्यूलोज मॉलिक्यूल आपस में जुड़कर चेन स्ट्रक्चर बनाते हैं, जिससे एक फाइबर बनता है, ठीक है। तो फाइबर आपको समझ में आ गया, फाइबर जनरली है क्या, और सिंथेटिक फाइबर स्पेशली क्या होता है? कोई पॉलीमर यूनिट होती है जो कहीं सारी सेम रिपीटिंग यूनिट से बनती है, जिसे हम मोनोमर कहते हैं, ठीक है। और कॉटन एक नेचुरल फाइबर है, बट कॉटन भी तो एक प्लांट का प्रोडक्ट है ना, यानी कि प्लांट के अंदर भी उसकी स्ट्रक्चर डिसाइड हुई होगी, बनी होगी। तो वो कौन सी स्ट्रक्चर होती है? सेल्यूलोज, यानी कि सेल्यूलोज यहाँ पर प्लांट का कॉटन फाइबर का मोनोमर है, ठीक है। अगर मैं कहूँ कि कॉटन फाइबर किससे बना है, तो कई सारे रिपीटिंग यूनिट्स है जिसे हम कहते हैं मोनोमर, और कॉटन का मोनोमर कौन है? सेल्यूलोज, ठीक है। ऐसे हर फाइबर का कोई ना कोई रिपीटिंग यूनिट होती है, कोई ना कोई मोनोमर होता है, और उसका नाम अलग अलग होते हैं। जैसे नायलॉन है तो उसका अमाइड मॉलिक्यूल है, ठीक है। नाउ अब हम सिंथेटिक फाइबर के टाइप पर आते हैं। मैं इंडिविजुअली आपको सारे टाइप्स डिस्क्राइब करूंगी, और आपकी जो बुक में गिवन है तो यहाँ पर कुछ टाइप्स है, जैसे कि रेयॉन, सेकेंड है नायलॉन, देन उनके यूजेस है, देन पॉलिस्टर है, ठीक है, देन एक्रिलिक है। ये 4 मेन टाइप के सिंथेटिक फाइबर गिवन है। तो सबसे पहला फाइबर होता है रेयॉन, ठीक है, यहाँ पर आपकी बुक में। लेकिन मैं आपको नॉलेज के लिए बता दूं कि सबसे पहले जो ह्यूमन बीइंग के माइंड में आइडिया आया होगा ना कि सिंथेटिक फाइबर कैसे बनाया जाता है, तो उन्होंने सबसे पहले नायलॉन बनाने का सोचा था, यानी कि सबसे पहला सिंथेटिक फाइबर जो लैब में बनाया गया था वो नायलॉन था, ठीक है। ये आपके जीके के लिए आप लोग याद रखिएगा। नाउ रेयॉन क्या होता है? तो रेयॉन एक सिंथेटिक फाइबर है, और इसे बनाने के लिए सबसे पहले जो वुड पल्प होता है, लकड़ी की छिलन, उसका यूज किया गया था, उसमें केमिकल ऐड करके इसे बनाया गया था। और रेयॉन की शाइनिंग बिल्कुल होती है आपके सिल्क जैसी, ठीक है, यानी कि आजकल मार्केट में ओरिजिनल सिल्क काफी कॉस्टली होता है, तो रेयॉन के क्लोथ यूज किए जाते हैं जो जिनका अपीयरेंस बिल्कुल सिल्क की तरह होता है। जैसे कि आपने टाई देखी होगी, ठीक है, टाई में ऑलमोस्ट वो कपड़ा यूज होता है, साड़ी होती है उसमें कपड़ा यूज होता है, शर्ट होती है उसमें यूज होता है ना, कुर्तीज होती है उसमें यूज होता है। तो ये जो रेयॉन होता है ना, ये काफ़ी सस्ता पड़ता है, क्योंकि अगर आप सिल्क मटेरियल लेने जाओगे जो कि नेचुरल है, वो आपको महंगा लगता है, वो महंगा पड़ेगा। तो बिल्कुल सिल्क की एक कॉपी होती है, सिल्क के जैसा ही दिखता है, सिल्क के जैसी शाइनिंग होती है, जिसे हम रेयॉन कहते हैं, ठीक है। तो ये हमें सिल्क के कंपैरिजन में सस्ता भी पड़ गया, और अपीयरेंस बिल्कुल सिल्क की तरह आता है, ठीक है, और दिखने में काफ़ी अच्छा लगता है, शाइनिंग करता हुआ कपड़ा होता है, ठीक है। इसीलिए इसे हम कहते हैं आर्टिफिशियल सिल्क, यानी कि जो एक्चुअल सिल्क नहीं है बट दिखने में सिल्क जैसा है, तो ये कहलाता है आर्टिफिशियल सिल्क। तो ये आपका एक लाइन आप याद रखिएगा, रेयॉन को हमेशा हम आर्टिफिशियल सिल्क कहते हैं, ठीक है। अब देखो यूजेस ऑफ रेयॉन, रेयॉन के कितने यूजेस होते हैं। तो रेयॉन का पहला यूज होता है टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, ठीक है, यानी कि कपड़ा बनाने वाली इंडस्ट्री में, जहाँ पर उसे बनाया जाता है। सेकेंड यूज है कि जब भी हम रेयॉन फाइबर को किसी नेचुरल फाइबर के साथ ऐड कर देते हैं, है ना, तो इससे हम थर्ड टाइप का फाइबर बना सकते हैं, जिसमें सिंथेटिक की प्रॉपर्टी भी है और नेचुरल फाइबर की भी प्रॉपर्टी है, ठीक है। और इसके अलावा रेयॉन के आप क्या क्या बना सकते हो? बेडशीट्स बना सकते हो, ड्रेसेस बना सकते हो, एप्रॉन्स बना सकते हो, कैप बना सकते हो, टाई बना सकते हो, ठीक है। और डिफरेंट टाइप के जितने भी टाइप के फैशनेबल क्लोथ्स है वो भी आप बना सकते हो, क्योंकि इसका शाइनिंग अपीयरेंस है ना, तो कर्टन्स वगैरह भी इसके बहुत ब्यूटीफुल लगते हैं। देन रेयॉन को जब आप वूल के साथ मिक्स कर सकते हो, तो ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग और ड्यूरेबल कारपेट बनाता है, ठीक है, यानी कि जब कारपेट्स बनते हैं ना, तो रेयॉन मटेरियल को आप वूल के साथ मिक्स कर सकते हो। तो यहाँ पर आप रेयॉन का एक और यूज क्या देख रहे हो, किसी दूसरे फाइबर के साथ मिक्स करके किसी तीसरे टाइप की प्रॉपर्टी वाला फाइबर भी बनाया जा सकता है, और वो तीसरा जो बना है फाइबर, जो दोनों को मिक्स करने पर बना है, उसकी प्रॉपर्टी में बहुत अच्छा इंक्रीमेंट होता है, यानी कि उसमें दोनों की प्रॉपर्टी होगी। जैसे एक हमने रेयॉन को मिलाया वूल के साथ, तो रेयॉन की भी प्रॉपर्टी है और वूल की भी प्रॉपर्टी है, ठीक है। और ऐसा करने से उसकी जो भी सब्सटेंस या जो नया कारपेट या क्लॉथ बना है उसकी ड्यूरेबिलिटी अच्छी होती है, स्ट्रॉन्ग फाइबर होता है वो काफी, ठीक है। उसके अलावा टायर कॉर्ड्स जो होते हैं ऊपर के कवर्स, उसको मैन्युफैक्चर करने के लिए भी रेयॉन फाइबर को मिलाया जाता है, ठीक है। उसके अलावा बैंडेज वगैरह आपने देखा होगा, सर्जिकल ड्रेसिंग के लिए जो बाउंस होते हैं, पट्टे होते हैं,
ठीक है, जैसे फ्रैक्चर वगैरह हो गया या क्रैप बैंडेड हो गई या नॉर्मल बैंडेज हो गई जब चोट वगैरह लगती है, तो उसके ऊपर वो भी फैब्रिक टाइप का मटेरियल होता है, वो भी रेयॉन से मिलकर ही बनता है। तो इस तरह के देखो, अब मैं कारपेट बता रही थी आपको, वुलन और रेयॉन दोनों फाइबर को मिक्स करके बनाया है, और इस तरह से टायर के अंदर भी हम इसको मिलाते हैं। ठीक है, सेकेंड है आपका नायलॉन। ठीक है, तो नायलॉन एक ऐसा फाइबर था जिसे सबसे पहले बनाया गया था। ठीक है, तो नायलॉन सबसे फर्स्ट सिंथेटिक फाइबर था जिसे एक लैब में बनाया था, और सबसे पहले इसे कहाँ बनाया था? न्यूयॉर्क में, न्यूयॉर्क की लैब में बनाया था, है ना। और इसीलिए न्यूयॉर्क से इसका फर्स्ट लेटर लिया गया न्यूयॉर्क, नाइलॉन, NYLON, तो NY को न्यू यॉर्क से रिप्रेजेंट किया। समझ गए आप लोग? मतलब न्यूयॉर्क फर्स्ट इसे न्यूयॉर्क में बनाया था, देन इसे लंदन में बनाया। तो न्यूयॉर्क को आपको कैसे समझाना है कि न्यूयॉर्क का N ले लिया और यॉर्क का Y ले लिया, तो स्पेलिंग में NY वर्ड जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो न्यूयॉर्क को कर रहा है। ठीक है, देन फर्स्ट 3 लेटर हमने लंदन के ले लिए, तो लंदन में LON, तो नाइलॉन, NYLON, इस तरीके से इसे बनाया। ये 2 सिटी में एक साथ नाइलॉन को फाइबर को बनाने के लिए अप्लाई किया गया था और दोनों में एक साथ बनाए। ठीक है, तो इसीलिए दोनों सिटी की प्रायोरिटी को शो करने के लिए दोनों के फर्स्ट लेटर को लेकर मर्ज कर दिया। ठीक है, तो फर्स्ट लेटर्स से मिलाकर इसका नाम बना दिया नायलॉन। ठीक है, नायलॉन का मोनोमर क्या होता है? पॉलीअमाइड फाइबर, यानी कि नायलॉन के अंदर अमाइड फाइबर यानी छोटी छोटी अमाइड फाइबर की जो यूनिट है वो आपस में कंबाइन होकर पॉली का वर्ड कब लगता है? जब एक लॉन्ग चेन बन जाती है। ठीक है, तो बहुत सारी अमाइड फाइबर की यूनिट्स मिलकर पॉलीअमाइड फाइबर बनाती है, जिसे हम कहते हैं नायलॉन। तो पॉलीअमाइड फाइबर की बात करते हैं यानी कि नायलॉन, और उसमें से केवल एक सिंगल यूनिट की बात करते हैं कि नायलॉन का मोनोमर कौन सा है, तो दैट इज अमाइड फाइबर। ठीक है, तो नायलॉन बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, आपको पता है, स्पेशली रॉप्स और नेट, मछली पकड़ने के जाल। ठीक है, और वो उसके अलावा मॉस्किटो कवर अप करने के लिए, है ना, मच्छरदानी के लिए। देन बहुत शाइनिंग भी देता है, नेकलेस वगैरह बनाना हो तो उसके थ्रेड के रूप में भी यूज़ किया जाता है। लाइट वेटेड होता है, हल्का होता है, धोने में, कपड़े धोने जब हम इसे धोते हैं ना, तो नायलॉन के फैब्रिक धोने में बहुत आसान होते हैं, इजीली वॉश हो जाते हैं, इनके ऊपर डस्ट और ये पार्टिकल ज़्यादा देर तक नहीं टिकते, मतलब हमें बहुत ज़्यादा सोप या उसको एक्स्ट्रा रबिंग की ज़रूरत नहीं होती, बहुत ही जल्दी क्लीन हो जाते हैं। ठीक है, रिंकल फ्री, मतलब इसमें झुर्रियाँ नहीं पड़ती है। ठीक है, ये वाटर को भी ज़्यादा एब्जॉर्ब नहीं करते, मतलब थोड़ा सा एब्जॉर्ब किया और जल्दी से वेपराइज भी हो जाता है। ठीक है, इसके अलावा नायलॉन एक सिंथेटिक फाइबर है। तो हमारे पास जो एक और प्रॉब्लम थी, जैसे कि नेचुरल फाइबर्स होते हैं ना, कॉटन होता है, वूलन क्लॉथ होते हैं, इन पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म का अटैक जल्दी होता है, क्योंकि ये प्लांट और एनिमल से मिले हुए ऑर्गेनिक सब्सटेंस है। तो यहाँ पर ये क्या है? सिंथेटिक है, केमिकल से बना है, तो यहाँ पर फंगस, मोथ, ये सब का अटैक इस फाइबर पर नहीं होता है, इसलिए ये लॉन्ग लास्टिंग होता है, लंबे समय तक चलता है। ठीक है, और इनसॉल्युबल मोस्ट ऑफ द कॉमन सॉल्वेंट, मतलब अगर आप किसी दूसरे सब्सटेंस के साथ मिलाओ तो आपने देखा होगा कपड़ा पानी में और उसमें जल्दी गल जाता है। मतलब नायलॉन ऐसा सब्सटेंस होता है, ऐसा मटेरियल होता है जो इजीली डिसॉल्व नहीं होता किसी में भी। नायलॉन के यूजेस क्या है? तो नायलॉन की टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत होती है, मतलब आप नायलॉन की जो कपड़े सुखाने की रस्सियाँ है ना, या नॉर्मली कुएं में पानी खींचने की रस्सियाँ, ऐसी रोप्स बनाने में जब आप इसका यूज़ करते हो तो आप देखते होंगे कि रोप किस लिए बनाई जाती है? एक साइड बहुत ज़्यादा वेट होता है, दूसरी साइड से उसे खींचना होता है। ये हमेशा रोप क्या होता है? जो वेट को कैरी कर सकती है अच्छे से। तो रोप या नेट यानी कि जाल बनाने के लिए इनका यूज़ किया जाता है, क्योंकि इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ अच्छी होती है, इस पर आप कितना भी वेट दे दो ये इजीली फैलता नहीं है। ठीक है, उसके अलावा फिशिंग नेट, मछली पकड़ने वाली, क्लाइंबिंग रोप है, पैराशूट फैब्रिक है। ठीक है, पैराशूट का कपड़ा भी नायलॉन से बनाया जाता है। ठीक है, उसके अलावा स्पोर्ट्स के रैकेट आपने देखे होंगे, बैडमिंटन वाले जो रैकेट्स होते हैं उसके तार होते हैं वो नायलॉन के बनाए जाते हैं। ठीक है, यानी जहाँ भी बहुत ज़्यादा हैवी लोड देना है, जहाँ भी ज़्यादा ही लोड कैरी करवाना हो, तो वो सारी चीज़ें हम नायलॉन की बनाते हैं, क्योंकि इसकी स्ट्रेंथ बहुत अच्छी होती है। ठीक है, टूथब्रश के जो तार्स होते हैं आपने देखे होंगे ना, ब्रशेस टूथब्रश के, वो भी नायलॉन के होते हैं। पैंट ब्रश के जो होते हैं वो भी नायलॉन के होते हैं। आजकल नायलॉन के आपने देखा होगा कि वो भी आने लगी हैं, ब्रूम, झाड़ू। ठीक है, तो ब्रूम्स वगैरह भी नायलॉन की आने लगी है। देन नायलॉन इज यूज टू प्रोडक्शन ऑफ टेक्सटाइल। अब टेक्सटाइल मतलब कपड़ा बनाने में, अगर आपके अदर यूजेस है तो साथ में हम क्लोथ्स यानी कि जो हम पहनते हैं वो कपड़े बनाने में भी इनका यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल साड़ी,
शर्ट, ठीक है, और नेकट्रीज और सॉक्स वगैरह है, या अदर गारमेंट्स, ठीक है, जैसा सूटेबल है वैसे डिफरेंट टाइप के गारमेंट्स हम जानते हैं कि मार्केट में अवेलेबल होते हैं, तो नायलॉन से बनाए जाते हैं, ठीक है। वूल ब्लेंडेड विथ नायलॉन इज यूज टू मेक अ सॉक्स, सूट्स और कारपेट। कोट सूट बनाना हो, कारपेट बनाना हो, ठीक है, सॉक्स वगैरह बनाना हो, तो इस तरीके से नायलॉन का यूज़ किया जाता है। उसके अलावा नायलॉन का सबसे ज़्यादा यूज़ जो होता है मशीन के पार्ट्स में भी किया जाता है, क्योंकि इसकी स्ट्रेंथ अच्छी होती है ना, ये वेट को बियर कर सकता है, लोड को इजीली कैरी कर सकता है। तो इसके साथ साथ इसका जैसे कि वॉशर्स है, पुलीज है, पुली मतलब इंडस्ट्री में जो बेल्ट होते हैं ना जिसके ऊपर ऑब्जेक्ट जाती है, ऑटोमेशन इंडस्ट्री में आप देखोगे तो वहाँ पर आपको समझ में आएगा कि जो बेल्ट होते हैं जो वेट को कैरी करके ले जाते हैं, तो वो बेल्ट भी होते हैं वो नायलॉन मटेरियल के बनाए जाते हैं, यानी मशीन के पार्ट्स भी बनाने में इसका यूज़ किया जाता है। उसके अलावा थर्ड आपका सिंथेटिक फाइबर है पॉलिस्टर। तो इसके नाम से ही समझ में आ रहा है पॉलीएस्टर, यानी कि जो पॉलिस्टर फाइबर है ये कई सारे छोटे छोटे एस्टर मॉलिक्यूल से मिलकर बना है। क्योंकि पॉली वर्ड तो किस लिए लगा है, क्योंकि जब बहुत सारे एस्टर आपस में मिलेंगे, एस्टर मतलब एक मोनोमर, ठीक है, जब बहुत सारे छोटे छोटे मोनोमर मिलते हैं तो पॉलीमर बनता है। तो पॉलिस्टर में पॉलीमर क्या है, पॉलिस्टर, और मोनोमर क्या है, एस्टर, ठीक है। तो आप इसके आगे से पॉली हटा दो तो आप उसका सिंगल वर्ड ढूंढ सकते हो कि मोनोमर क्या होगा। जैसे कि आपने नायलॉन में ढूंढा ना, नायलॉन किससे बना है, पॉलीअमाइड मॉलिक्यूल से, यानी कि नायलॉन का मोनोमर क्या कहलाएगा, पॉली हटा दो, सिंपल अमाइड मॉलिक्यूल। उसी तरह यहाँ पर पॉलिस्टर को मिलाया है पॉली और एस्टर से, ठीक है, और पॉली मतलब मैनी, बहुत सारे, एस्टर ग्रुप जब आपस में कंबाइन होकर चेन स्ट्रक्चर बनाते हैं तो वो कहलाता है पॉलिस्टर, यानी कि पॉलिस्टर का मोनोमर क्या होगा, एस्टर, ठीक है, बहुत सारे एस्टर से मिलकर बना है। तो ये भी एक केमिकल होता है, उसी से बनाया जाता है एस्टर नाम का। और इसके एग्जाम्पल बहुत सारे, जैसे टेरिलिन है, डैक्रोन है, ये कुछ एग्जाम्पल है जो पॉलिस्टर फाइबर से ही मिलकर बने। मार्केट में आप लोग टेरिन, डैक्रोन इसके नाम से जानते हो, ठीक है। वैसे पॉलिस्टर के कपड़े भी आपने देखे होंगे, मार्केट में मिलते हैं, वो भी आप जैसे कि कुछ कोट सूट्स है या फिर पैंट है, शर्ट है, ऐसे कपड़े बनाने में यूज़ किया जाता है। टेरिलिन क्या होता है, टेरिकॉट से बनता है, और जैसे टेरिकॉट मतलब जिसमें कॉटन, और टेरी वूल किससे बनता है, वूल से बनता है। मतलब जो आपने पॉलिस्टर देखा उसका एक एग्जाम्पल है टेरिलिन। अब आप टेरिकोट का कपड़ा अगर सुनते हो, इसका मतलब क्या है, जिसमें टेरिलिन भी मिला है और कॉटन भी मिला है। अगर आप टेरी वूल सुनते हो, जब मैंने आपको बताया था ना कि थर्ड टाइप का फाइबर होता है जो नेचुरल और सिंथेटिक दोनों को मिलाया जाता है, तो सिंथेटिक मतलब टेरिलिन जो कि पॉलिस्टर वाला है, और उसके साथ अगर कॉटन मिक्स कर दिया जो कि एक नेचुरल फाइबर है, तो दोनों आपस में मिलकर क्या बनाएंगे, टेरिकॉट, ठीक है। जैसे कि वूल, टेरी वूल बनाना है तो टेरिलिन के साथ किसको मिला दो, वूल को, ठीक है, तो वो बनाएगा टेरी वूल। तो इस तरीके से हम सिंथेटिक और नेचुरल को मिलाकर नए टाइप के फाइबर्स भी बना सकते हैं, ठीक है। ये पॉलिस्टर क्या होता है, बहुत छोटे या बहुत फाइन साइज के फाइबर्स होते हैं जिनका स्ट्रक्चर, जिनके जो यार्न होते हैं ना, धागे जो थ्रेड बनाए जाते हैं फैब्रिक के लिए, वो भी बहुत पतले होते हैं इनके, ठीक है। और ये बहुत स्ट्रॉन्ग इलास्टिक होता है, वाटर बहुत कम अमाउंट में वाटर को एब्जॉर्ब करता है, और सूख भी बहुत जल्दी जाता है, और रिंकल फ्री होता है, मतलब इस पर झुर्रियाँ नहीं पड़ती है। झुर्रियाँ मतलब सल आना, जैसे कॉटन क्लोथ को पहनते हो तो उसमें बहुत जल्दी सल आ जाते हैं, जिसको हमें बार बार आयरन करने की ज़रूरत होती है, ठीक है, तो प्रेस करने से उसको प्रॉपर कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये सारी प्रॉब्लम्स नहीं होती। इसका यूज़ किस लिए किया जाता है, ये पॉलिस्टर फाइबर जिसको मार्केट में आप टेरिलिन के नाम से भी जानते हो, इस टेरिलिन का यूज़ आप साड़ी, ड्रेस मटेरियल, कर्टन्स, ठीक है, इनको बनाने में किया जाता है। उसके अलावा सेल और सेल बोट्स का कपड़ा होता है, आपने देखा ना, नाव के ऊपर का जो डायरेक्शन देने के लिए यूज़ किया जाता है, उसमें यूज़ किया जाता है इसका नाव। उसके अलावा वाटर हॉसेस मतलब पानी की पाइपें जो होती है, आपने देखा होगा फायर ब्रिगेड वाले या खेतों में पानी देने के लिए जो पाइप्स होती हैं, वो मटेरियल इसमें यूज़ किया जाता है। देन फायर फाइटिंग ऑपरेशंस में भी इसका यूज़ किया जाता है। पॉलिस्टर इज मेकिंग कन्वेयर बेल्ट, आपने देखा हो इंडस्ट्री में जो बेल्ट होते हैं, एक नायलॉन भी यूज़ होता है और एक पॉलिस्टर का भी यूज़ किया जाता है, ठीक है। उसके अलावा टेरिकोट इज यूज इज मेकिंग अ शर्ट। अब टेरिकोट मतलब क्या, जो कि पॉलिस्टर का ही टाइप है, जिसमें टेरिलिन जो था, ठीक है, उसी को हमने कॉटन के साथ मिक्स करके टेरिकोट बनाया। तो टेरिकोट जो हुआ वो कहीं ना कहीं टेरिलिन से ही बना है ना, कॉटन को मिक्स करने पर, तो वही टेरिलिन का यूज़ हम
ड्रेस मटेरियल, शर्ट, साड़ी इसमें करते हैं, है ना, गारमेंट्स बनाने में। और इसके अलावा टेरिवूल होता है, उसका सूट बनाया जाता है, सूट बनाने में इसका यूज करते हैं, कोट सूट वगैरह बनाने में, ठीक है। उसके अलावा फोर्थ टाइप का आपका फाइबर है एक्रिलिक फाइबर। तो एक्रिलिक भी एक सिंथेटिक फाइबर होता है, ठीक है। उसके अलावा ये भी लाइट वेटेड होता है, सॉफ्ट होता है। जितने भी सिंथेटिक फाइबर है ना, उनका एक ही बहुत अच्छा यूज है कि एक तो इनमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म का अटैक नहीं होता, सेकेंड एक तो ये बहुत अच्छे लॉन्ग लास्टिंग होते हैं और ड्यूरेबल होते हैं। जैसे कि कॉटन क्लोथ है, वो देखना बहुत जल्दी रफ हो जाता है, वो लाइट, उसका कलर उड़ जाता है, वो उसके जो थ्रेड होते हैं वो वीक हो जाते हैं, कपड़ा बिल्कुल बोल सकते हैं जैसे गलने जैसा, ठीक है, यानी कि उस पर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आ गया तो वो फट जाता है, तो वो जल्दी डैमेज हो जाते हैं ऐसे कपड़े। सिल्क है जो नेचुरल वाले हैं, ठीक है। हम यहाँ पर सिंथेटिक की क्यों बात कर रहे हैं, क्योंकि सिंथेटिक जो फाइबर होता है बहुत अच्छा ड्यूरेबल होता है, वॉश करना आसान होता है, इसे अगेन एंड अगेन वॉश कर देंगे लेकिन ये कपड़ा बहुत लॉन्ग लास्टिंग तक चलता है। इसकी ड्यूरेबिलिटी अच्छी होती है, वेट कैरी कर सकता है, लोड कैरी कर सकता है, ठीक है। तो इससे कोई प्रॉब्लम यूज़ करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होता। और एक और बहुत अच्छी चीज़ है कि सस्ता होता है, ठीक है। तो ये बहुत सॉफ्ट और वार्म होता है और वूल लाइक फील आती है जब आप एक्रिलिक को पहनते हो ना। जैसे कि मैंने बताया था, रेयॉन को जब पहनोगे, रेयॉन वाली कोई ड्रेस पहनते हो तो वो बिल्कुल सिल्क जैसा अपीयरेंस देती है, ठीक है, जैसा सिल्क का कपड़ा पहना उतना सॉफ्ट लगता है। लेकिन जब आप एक्रिलिक का कपड़ा पहनते हो तो वो आपको वूल जैसी फीलिंग देता है, वो थोड़ा सा वार्म होता है, ठीक है। तो इसको आप अलग अलग कलर में डाइट करके अपने कुछ स्वेटर्स भी देखे होंगे जो एक्चुअल वूल मटेरियल के नहीं है, तो वहाँ पर आप एक्रिलिक मटेरियल का यूज़ करके वो स्वेटर्स वगैरह, स्कार्फ होता है, ये बनाए जाते हैं, ठीक है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि वुलन क्लोथ में प्योर वूल ना यूज़ करते हुए एक्रिलिक का यूज़ किया जाता है, क्योंकि इसका भी फीलिंग जो पहनने से वार्मनेस आती है वो एज अ वूल की तरह ही होती है, ठीक है। उसके अलावा यूज़ ऑफ एक्रिलिक फाइबर, तो हमें पता है कि वूल एक नेचुरल सोर्स है ना, जो हमें शिप से मिलता है, शिप से अदर, तो जो काफ़ी एक्सपेंसिव होता है, तो हम वूल की प्लेस पर इस एक्रिलिक का यूज़ करते हैं। तो जहाँ हमें वुलन क्लोथ बनाने हैं वहाँ पर हम एक्रिलिक का यूज़ करके शॉल्स बना सकते हैं, स्वेटर्स बना सकते हैं, ब्लैंकेट, जैकेट्स, ठीक है, कुशन्स वगैरह, इसका इस तरीके से, ठीक है। ये सारे कपड़े जो आपने देखे हैं ना, ये सारे एक्रिलिक मटेरियल के होते हैं। तो इसका एक और बेनिफिशियल क्या है, ये हमें कॉस्ट से बचा देता है। वुलन क्लोथ महंगे आते हैं अगर प्योर वूल का बनता है, और अगर इसकी जगह हम ये एक्रिलिक का यूज़ कर रहे हैं तो ये क्लोथ सस्ते होते हैं, ये ड्यूरेबल होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का अटैक नहीं होता है, कपड़ा बहुत जल्दी डिस्ट्रॉय नहीं होता है। तो ये सारे रीजंस होते हैं इसको यूज़ करने के, ठीक है। अब सिंथेटिक फाइबर के एडवांटेज क्या है, देखो, एक तो इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ अच्छी होती है, जो मैं आपको बार बार बता रही हूँ, ये स्ट्रांग होता है, तो इसके लिए इसका यूज़ करना आसान है, क्योंकि एज कम्पेयर टू दूसरे अगर फाइबर्स देखें जैसे नेचुरल फाइबर्स है तो ये ज़्यादा नॉन ड्यूरेबल नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए हम सिंथेटिक फाइबर का यूज़ करते हैं। दूसरा क्या है, अगर दूसरा हम देखें तो ये वाटर का एब्जॉर्प्शन बहुत कम करते हैं, यानी कि ये बहुत जल्दी इसे वॉश करते हैं तो ये वाटर एब्जॉर्ब ज़्यादा नहीं करते, यानी जब आप इसे सुखाएंगे तो बहुत जल्दी ड्राई हो जाते हैं, सूख भी बहुत जल्दी जाते हैं, ठीक है। और उसके कंपैरिजन में अगर आप कॉटन को देखोगे, वूल या सिल्क को देखोगे तो इनकी वाटर एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी ज़्यादा होती है, यानी कपड़े बहुत लंबे समय तक भी नहीं सूखते, क्योंकि ये अपने अंदर वाटर को होल्ड कर लेते हैं। तो हम तो ऐसा चाहते हैं ना कि वाटर कम से कम एब्जॉर्ब करे और जल्दी कपड़ा सूख जाए, ड्राई जल्दी हो जाए। तो ये हमारी क्वालिटी किसमें होती है, सिंथेटिक फाइबर में। नाउ एब्रेशन रेजिस्टेंस, मतलब बहुत सारे सिंथेटिक फाइबर आपने देखे होंगे, रेजिस्टेंस मतलब बार बार आप पहनोगे उसे, और उसको ऑलवेज आप जब कोई क्लोथ पहनते हो तो अगेन एंड अगेन कहीं ना कहीं आप बैठ रहे हो तो उस कपड़े की रबिंग होती रहती है, वियर टियर होती है, जैसे कि रुएं आ जाना उसके ऊपर, या बार बार उसके ऊपर रबिंग होना है, जैसे कहीं आप बैठ रहे हो या बार बार किसी कॉन्टेक्ट से टच हो रहा है, या जैसे हमारे हाथ से कई बार ये कपड़ा हाथ में आता है तो बार बार इस पर रबिंग हो रही है। तो इसका जो मटेरियल है, इसके फाइबर्स होते हैं वो ब्रेक नहीं होने चाहिए, ठीक है, या ऐसे घिसने नहीं चाहिए, या उसके ऊपर रुएं नहीं आने चाहिए। तो इस तरह से एब्रेशन फ्री होते हैं कौन से फाइबर, सिंथेटिक फाइबर। उसके कंपैरिजन में आप देखना, अगर आप कॉटन क्लोथ को पहनते हो तो बहुत ज़्यादा रिंकल या नेसल आ जाते हैं, और सिल्क क्लोथ की बात करें तो उस पर भी धीरे धीरे उसके फाइबर्स के रेशे बाहर आने लग जाते हैं फैब्रिक से निकल के। तो ये इस तरह की प्रॉब्लम होती है नेचुरल फाइबर में, और ये प्रॉब्लम नहीं होती है सिंथेटिक फाइबर में। लेस एक्सपेंसिव एक बहुत अच्छा बेनिफिट है, जिसमें हम ये देखते हैं कि हम जो क्लोथ या जो भी चीज़ें खरीद रहे हैं जो फैब्रिक से बनी है वो सारी की सारी सस्ती होनी चाहिए, है ना। तो हर किसी व्यक्ति की यही डिमांड है कि उसका कॉस्ट कम होना चाहिए। तो इसका रीज़न क्या है, आप
सिंथेटिक फाइबर का यूज़ करो, तो सिंथेटिक फाइबर से कॉस्ट कम होती है, वो जो नेचुरल फाइबर्स होते हैं उनकी कॉस्ट ज़्यादा होती है। नाउ गुड इलास्टिसिटी, अब जब आप कपड़े को पहनते हो या आपने कुछ देखा हुआ रॉब वगैरह, कारपेट्स वगैरह इसका यूज़ किया है, तो उनकी स्ट्रेचेबल कंडीशन बहुत अच्छी होती है, वो स्ट्रेचेबल होते हैं, ठीक है। उसके कंपैरिजन में अगर आप नेचुरल फाइबर की स्ट्रेचेबिलिटी देखोगे, अगर आप उसे इलास्टिसिटी देखोगे उसे खींचकर, तो उसके फाइबर्स बहुत जल्दी टूट जाते हैं, और इसको आप लंबे अगर खींचकर भी देखोगे ऐसे कपड़े को तो या इनके फाइबर को, तो ये आपस में टूटते नहीं है। तो इसका सबसे अच्छा यूज़ जैसे नेट है, कोई रोप है जिससे आप वेट खींच रहे हो, तो अगर उसके कंपैरिजन में आप किसी कॉटन क्लॉथ की डोरी बनाकर देखो, ठीक है, रोप बनाकर देखो, तो उससे जब आप खींचोगे तो उसके फाइबर बहुत जल्दी टूटने लग जाएंगे, और इनके फाइबर जल्दी नहीं टूटते। इनके फाइबर की इलास्टिसिटी अच्छी होती है कि उनके ऊपर कोई स्ट्रेचिंग भी आ जाए तो फाइबर जल्दी नहीं टूटते हैं, ठीक है। तो जैसे आप सॉक्स है, सॉक्स को भी आप पहनते हो तो आपने देखा होगा सॉक्स काफ़ी स्ट्रेचेबल होते हैं, ठीक है, तो उसका यूज़ कर सकते हो। स्किन टाइट क्लोथ जो होते हैं, हाई नेक्स वगैरह होती है स्किन टाइट, उसमें आपने देखा होगा कि वो एक्चुअल साइज में छोटे लगते हैं, लेकिन आप उसे स्ट्रेच कर अपनी बॉडी पर पहन सकते हो, ठीक है। तो स्ट्रेचेबल क्लोथ काफ़ी अच्छे लगते हैं लुक में भी, और जैसे सॉक्स वगैरह है ये तो हमें प्रॉपर फिटिंग का ही चाहिए ना, पैरों की ग्रिप बनाने के लिए प्रॉपर, तो यहाँ पर ऐसी जगह पर हम किसका यूज़ करते हैं, सिंथेटिक फाइबर का। और डिसएडवांटेज क्या है सिंथेटिक फाइबर के, कि एक तो ये है कि ये बहुत जल्दी मेल्ट हो जाता है, अगर आप इसके पास फायर लेकर आए, आग आ गई या कहीं से चिंगारी लग गई तो कपड़ा बहुत जल्दी जल जाता है, ये आग बहुत जल्दी पकड़ लेता है, ठीक है। दूसरा क्या है, ये बर्न्स इजीली जल तो जाता है, उसके साथ साथ ये पिघलना भी शुरू कर देता है, ठीक है। जैसे कि आपने किसी कपड़े को, नायलॉन वगैरह के कपड़े को आग के पास रखा है, थोड़ी सी हीट मिल गई है ना, तो ये कपड़ा बहुत जल्दी क्या हो जाता है, जल जाता है। जैसे आप इस पर प्रेस कर रहे हो, आयरन कर रहे हो, तो जैसे ही आयरन को थोड़ा सा भी आयरन के थ्रू हीट मिल जाती है तो इस कपड़ों पर एक दाग हो जाता है, जलना जल्दी शुरू कर देते हैं, जो कि नेचुरल फाइबर में इतनी जल्दी ये ना मेल्ट होते ना आग पकड़ते हैं, ठीक है। तो ये सिंथेटिक फाइबर का ड्रॉबैक है कि ये आग भी जल्दी पकड़ लेता है, और उसका थोड़ा सा भी टेम्परेचर ज़्यादा मिल जाता है तो ये मेल्ट होना शुरू हो जाता है। दूसरा है नॉन बायोडिग्रेडेबल, होता क्या है कि हमारे लिए जब तक हम वो कपड़ा यूज़ कर रहे हैं तब तक वो बेनिफिशियल है कि उस पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म का अटैक नहीं हो रहा है, लेकिन मान लो कि जब वो हमारे लिए वेस्ट बन गया, अब हमें उस कपड़े का और यूज़ नहीं करना है, उस चीज़ का यूज़ नहीं करना है जिससे वो फैब्रिक बना है, ठीक है, तो उस चीज़ का डिकम्पोजिशन अगर नहीं होगा तो एज अ वेस्ट उसका डिस्पोज करना हमारे लिए प्रॉब्लम है ना। यानी कि अगर हम उसे देखेंगे, खुला छोड़ देंगे, और अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म का वो नहीं हो रहा है, डिकम्पोजिशन नहीं हो रहा है उनके थ्रू, तो वो चीज़ कभी डिस्पोज ही नहीं होना है, और डिस्पोज नहीं होना है तो वो अर्थ पर एज अ वेस्ट लंबे समय तक रहेगी। अगर उसे जलाएंगे तो फिर वो पॉल्यूशन क्रिएट करेगी। तो इस तरह की कंडीशन कब आती है, जब वो हमारे लिए वेस्ट बन चुका है और उसका डिकम्पोजिशन नहीं हो रहा है, तो वो वेस्ट इस अर्थ पर रहेगा, वो डिकम्पोज होकर वापस सॉइल में उसके न्यूट्रिएंट्स नहीं जाना, ठीक है। इसके कंपैरिजन में जो चीज़ नेचुरली मिली है, जैसे कि वूल है, जैसे कॉटन है, जूट है, ये ऑलरेडी प्लांट या एनिमल से मिले जो डिकम्पोज हो सकते हैं और एज ए न्यूट्रिशन के फॉर्म में सॉइल के अंदर जा सकते हैं, ठीक है। बट यहाँ पर सिंथेटिक फाइबर के लिए ये चीज़ पॉसिबल नहीं है, इसलिए ये हमारे लिए हार्मफुल भी है पॉल्यूशन क्रिएट करने में, तो ये एक इसका ड्रॉबैक है। दूसरा है अनकंफर्टेबल ड्यूरिंग समर, जब आपने देखा होगा समर या उमस बोलते हैं ना, ह्यूमिड क्लाइमेट है, जैसे कि अभी रेनी सीजन से पहले वाली जो कंडीशन होती है, बहुत ज़्यादा वाटर ड्रॉप जब एटमॉस्फेयर में होता है तो ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है, जिसके कारण हमें सफोकेशन फील होता है, और समर सीजन में काफ़ी स्वेटिंग होती है बॉडी से। तो ये वाले वाटर जो क्लोथ्स होते हैं ना, जैसे नायलॉन है, रेयॉन है, इन सभी सिंथेटिक फाइबर की एक प्रॉपर्टी होती है कि वाटर को ज़्यादा एब्जॉर्ब नहीं करते, ठीक है। तो ये जब वॉश करके इन्हें ड्राइड करना है तब हमारे लिए बेनिफिशियल है, क्योंकि ये जल्दी सूख जाते हैं, वाटर एब्जॉर्ब नहीं करते ज़्यादा। लेकिन जब हम इन्हें पहनते हैं, स्पेशली ह्यूमिड और समर सीजन में, तो क्या होता है, हमारी बॉडी से निकलने वाला जो स्वेट होता है इसे ये एब्जॉर्ब नहीं करते, और अगर ये इसे एब्जॉर्ब नहीं करेंगे तो क्या होगा, वो जो स्वेट है वो जल्दी नहीं सूखता, यानी बॉडी पर चिपचिपापन और स्मेलिंग वगैरह रहती है। तो ये कपड़े हमें कंफर्ट नहीं लगते कब, जब हम इसे समर या ह्यूमिड क्लाइमेट में पहने, ठीक है। तो क्यों, क्योंकि ये बॉडी से निकलने वाले स्वेट को एब्जॉर्ब नहीं करते, तो इनमें गर्मी भी ज़्यादा लगती है, ठीक है। इसलिए हम समर सीजन में कॉटन क्लोथ पहनना पसंद करते हैं, क्योंकि कॉटन एक नेचुरल फाइबर है, और अगर ये नेचुरल फाइबर है तो ये स्वेट को भी जल्दी एब्जॉर्ब करके एटमॉस्फेयर में ड्राइड कर देता है और वेपराइज कर देता है, ताकि बॉडी से स्वेट हटता रहे, वो बॉडी ठंडी रहे, कूल रहे, ठीक है, हीट फील ना हो। नेक्स्ट है डेवलप स्किन प्रॉब्लम। कभी कभी ये होता है कि बॉडी से निकलने वाले स्वेट को अगर ये इवापोरेट नहीं करता है
तो इवापोरेट नहीं करता, एब्जॉर्ब नहीं करता है, तो क्या होता है स्वेट बॉडी से लगा रहता है, तो इनको पहनने से कभी कभी स्किन प्रॉब्लम भी हो जाती है, जैसे रैशेज होना स्किन पर, स्किन लाल हो जाना, छोटे छोटे पिंपल्स होना, कि ज़्यादा गर्मी रहने से, ये कपड़े पहनने से गर्मी ज़्यादा लगती है, तो जब ज़्यादा गर्मी पहनने से इनकी स्किन के ऊपर छोटी छोटी फुंसियाँ होना या घमोरियाँ होना भी पॉसिबल है, तो ये हमारे लिए स्किन प्रॉब्लम भी क्रिएट कर सकते हैं, जैसे एक्जिमा, खुजली भी हो सकती है। ठीक है, तो ये सारे इनके ड्रॉबैक्स थे, कहीं ये अच्छे हैं तो कहीं ये इनके कुछ ड्रॉबैक्स भी होते हैं। ठीक है, तो आज हमने ये फर्स्ट पार्ट जो हमारा सिंथेटिक फाइबर था वो कंप्लीट किया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग प्लास्टिक के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो प्लास्टिक आपका इस चैप्टर का सेकेंड पार्ट है, तो तब तक आप इस वीडियो को देखिए, अच्छे से समझिए, और फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम प्लास्टिक पर डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।